औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फोलिकुलोजेनेसिस, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम किस तरह बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस किस तरह होती है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। oogenesis को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि oogenesis जब होती है तो उसमें ओव्यूलेशन किस तरह होती है। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक ओवरव्यू लेंगे कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस किस तरह होता है और किस हार्मोन के अंडर होता है। हम सबसे पहले देखेंगे जो ओव्यूलेशन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच होती है और वो किस तरह होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं कि ओव्यूलेशन, इससे हमें आसानी हो जाएगी समझने में। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग लाइक स्ट्रक्चर। आई एम नॉट सेइंग दैट रिलीज ऑफ एग, आई एम सेइंग रिलीज ऑफ एग लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि एग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूँ कि जो रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान वो एग नहीं होता, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज 2 पे मौजूद होता है। तो आइए देखते हैं कि वो मेटाफेज 2 स्टेज पे मौजूद किस तरह होता है और वो कैसे बाहर आएगा, ओव्यूलेट होगा। आइए देखते हैं। अब हमारे पास मौजूद था फोलिकल। फोलिकल में मौजूद हमारे पास एग लाइक स्ट्रक्चर था। अब जब ओव्यूलेशन से पहले एक मेच्योर फोलिकल बन रहा होता है, मतलब उसके अंदर एंट्रम प्रोड्यूस होती है। एंट्रम बनने से पहले हमारे पास क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे। ग्रेनुलोसा सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जो कि एक्टिव हो जाएंगे एलएच के रिसेप्टर्स जस्ट बिफोर बिकमिंग ऑफ ए मैच्योर फोलिकल। हमारे पास एलएच के रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये लेट करेंगे, एलएच के रिसेप्टर्स हैं, एलएच रिसेप्टर्स जब एक्टिव होंगे तो एलएच आके एक्ट करेगा एलएच रिसेप्टर्स पे, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर मौजूद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी को एक्टिव कर देंगे। किसकी एक्टिविटी को एक्टिव कर देंगे? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, अब हमें पता है कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं उनका काम है कि ग्रेनुलोसा सेल्स को खत्म कर देना, उनको खा देना, उनको वैनिश करना। इसका मतलब है कि ये ऑटोफैगी का काम करेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स किसके इन्फ्लुएंस के अंडर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन। अब हमें पता है कि जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है तो जो हमारे पास कोरोना रेडिएटा होता है उसकी लेयर्स को ऐसा ऐसा वैनिश होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उसकी तादाद कम होती जाती है और एक होल क्रिएट हो जाता है जिसे हमने नाम दिया था एंट्रम का। जिसे हमने किसका नाम दिया था? एंट्रम का नाम दिया था। अब देखिए, अब हमारे पास एंट्रम बन गया और ये मजीद बड़ा होता गया। जब एंट्रम मजीद बड़ा होता गया तो ये हमारे पास एक फोलिकल अब बन गया है, ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल हम उसे कहते हैं जो कि ओव्यूलेशन से जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन स्टेज होती है फोलिकल, किसे हम कहते हैं ग्राफियन फोलिकल। अब देखें, अब जो ग्राफियन फोलिकल है वो अटैच होगा हमारे पास किसके साथ? ये ओवरी लेट करिए, ये क्या है हमारे पास? ओवरी, और ये इसके साथ अटैच है, ये ऐसे कंसीडर कर लें, ये हमारे पास ग्राफियन फोलिकल है। अब ये फोलिकल ओवरी के बाल के साथ अटैच होकर एक बल्ज आउट पोर्शन बना देगा। इस बल्ज आउट पोर्शन को हम नाम देते हैं स्टिग्मा। इसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा का नाम देते हैं। अब हमें पता है कि ओवरी, जो फीमेल ओवरी है उसके चारों तरफ से उसे घेरा हुआ है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने एक स्ट्रक्चर है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह है। उसे हम नाम देते हैं फिम्ब्रियाई का। उसे हम नाम देते हैं फिम्ब्रियाई। अब देखें, अगर इसमें से ओव्यूलेशन हो जाती है, एग लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होता है किसके थ्रू? स्टिग्मा के थ्रू। स्टिग्मा से आके वो किस में पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा फिम्ब्रियाई के पास। फिम्ब्रियाई एक मोटाइल स्ट्रक्चर है और ये नेक्स्ट ट्रांसफर करता है जो हमारे पास एग लाइक स्ट्रक्चर है उसको। अब देखें, अब हमारे पास स्टिग्मा के थ्रू जो हमारे पास एग लाइक स्ट्रक्चर है वो फिम्ब्रियाई में आ गया। फिम्ब्रियाई क्योंकि मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये इसे ट्रांसफर कर देगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओविडक्ट में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओविडक्ट में। अब देखें, ओविडक्ट कनेक्टेड है ओवरी से और इनके दरमियान एक खला मौजूद है। ये कंप्लीट पार्ट नहीं है ओवरी का ओविडक्ट, एक खला के थ्रू, एक स्पेस के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं और इस स्पेस में जो है प्रोजेक्शंस मौजूद है किसकी? फिम्ब्रियाई की।
जो फिम्ब्रियाई मोटाइल स्ट्रक्चर है ये इनको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, ओविडक्ट में। अब जो ओविडक्ट है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी में फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स, फर्टिलाइजेशन। अब देखें इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि जब ओविडक्ट में एग पहुंच गया है उससे पहले क्या होगा, हमारे पास जो फोलिकल का स्ट्रक्चर था वो रप्चर हो गया। जो रप्चर्ड फोलिकल स्ट्रक्चर था उसको अब हम नाम देंगे कार्पस ल्यूटियम का, उसको हम नाम देंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को मजीद डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूं ये कार्पस ल्यूटियम में मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन है। ये किस तरह है आगे मैं आपको बताता हूं ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन कैसे। अब देखिए जो रप्चर्ड फोलिकल था उसमें कौन कौन से सेल्स मौजूद होंगे, हमें पता है कि जो क्यूमुलस ओफोरस के सेल्स यानी कि ग्रेनुलोसा सेल्स, समहाउ थीका सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज ये सब मौजूद है। इसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम का। अब कॉर्पस ल्यूटियम में एक ल्यूटियल कैरोटिनॉइड्स भी मौजूद होते हैं जो कि पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं। क्या मौजूद होते हैं, ल्यूटियल कैरोटिनॉइड्स। मोस्टली ये येलोइश कलर देते हैं, येलोइश। अब देखें, अब हमारे पास जो कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर है इसमें जो मौजूद ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, जो कि कार्पस ल्यूटियम के अंदर मौजूद है लार्ज ल्यूटियल सेल्स। इसको हम नाम देते हैं लार्ज ल्यूटियल सेल्स। अब इसमें जो मौजूद थीका सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं स्मॉल ल्यूटियल सेल्स। अब देखें ये लार्ज ल्यूटियल सेल्स हो गए, ये स्मॉल ल्यूटियल सेल्स हो गए। अब हम देखेंगे कि इनके काम क्या है ये आगे। जो लार्ज ल्यूटियल सेल्स जिन्हें हम ग्रेनुलोसा सेल्स है मोस्टली, जो इनके अंदर अब क्या होगा, रैंडम माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये अपने नंबर्स को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, रैंडम माइटोसिस का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। जब रैंडम माइटोसिस का प्रोसेस होगा इनमें, तो इसके साथ साथ इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली, वो क्या होते हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज कर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस, ये हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया कि कार्पस ल्यूटियम में क्या क्या होता है। अब हमने देखा था कि ओविडक्ट में एग लाइक स्ट्रक्चर पहुंच गया। अगर एग लाइक स्ट्रक्चर किसके साथ फ्यूज हो जाता है, स्पर्म के साथ, तो इसका मतलब है ये फर्टिलाइजेशन अकर हो गई, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर हो गया। अगर एग और स्पर्म की फ्यूजन नहीं होती तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे पास कार्पस ल्यूटियम बना है उसका वो मेंटेन होगा या नहीं, और अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती तो उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है या नहीं होता, या उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कार्पस हमारे पास फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो उसके साथ क्या होगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज अकर, अगर तुम्हारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई तो इसका मतलब क्या है, एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो गए और इन्होंने बना दिया जाइगोट। क्या करेगा, हमारे पास एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर गैस्ट्रुलेशन स्टेज में जाएगा और मारूला स्टेज में जाएगा। अब जो हमारे पास मारूला स्टेज है ये सेल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। इसके ऊपर एक खास तरह के क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन मौजूद होते हैं जिन्हें हम मोस्टली नाम देते हैं ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन एक खास तरह के हार्मोन कह लें ये मौजूद होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गई है तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन इसके थ्रू ब्लड के थ्रू जाएंगे
और एक मैसेज लेकर जाएंगे किसके पास, जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉलिकल जिन्हें हम नाम दिया कार्पस ल्यूटियम का, कार्पस ल्यूटियम के पास पहुंच जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम के पास, कार्पस ल्यूटियम। अब ये आ गए कार्पस ल्यूटियम के पास, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन, इसके रिसेप्टर्स मौजूद थे कार्पस ल्यूटियम के ऊपर, रिसेप्टर्स। अब ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब ये इसके साथ जब अटैच हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, कार्पस ल्यूटियम को मैसेज देंगे कि आपने मेंटेन रहना है और इम्प्लांटेशन करनी है, इम्प्लांटेशन के लिए मेंटेन रहना है। तो ये क्या कर लेगा, मैसेज रिसीव कर लेगा और खुद को क्या कर देगा, मेंटेन करेगा। अब हम देखेंगे कि ये मेंटेन किस तरह करेगा खुद को। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो कार्पस ल्यूटियम है उसमें लार्ज ल्यूटियल सेल्स भी मौजूद हैं और स्मॉल ल्यूटियल सेल्स भी मौजूद हैं। लार्ज ल्यूटियल सेल्स एक्चुअली ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और हमने अभी डिस्कस किया है कि ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर LH के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। LH के जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, हमारे पास जो एंड्रोजिन्स हैं, अब जो ग्रेनुलोसा सेल्स मतलब लार्ज ल्यूटियल सेल्स कार्पस ल्यूटियम के अंदर मौजूद हैं, अब वो क्या काम करेंगे, जो हमारे पास एंड्रोजिन्स बनते हैं, एंड्रोजिन्स बन रहे थे, एंड्रोजिन्स को क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर्स में कि जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स का काम है वो इंटर कन्वर्जन भी है। इसका मतलब ये एंड्रोजिन्स को प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन से, लार्ज ल्यूटियल सेल्स जिन्हें हमने नाम दिया है ग्रेनुलोसा सेल्स का। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये लार्ज ल्यूटियल एंड्रोजिन्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन में। प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली प्रमोट करता है इम्प्लांटेशन को, जो हमारे पास जाइगोट है उसको कैप्चर एंडोमेट्रियम वॉल के साथ उसको इम्प्लांट करना, ठीक है, ये इसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम आप बताता चलूं आपको, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एक हार्मोनल फैमिली है, ये एक हार्मोन नहीं है, मतलब फैमिली ऑफ हार्मोन है। अब दो तरह के डिफरेंट स्पीशीज में मोस्टली देखा गया कि प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं। इनमें सबसे पहला है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, पहला हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा हमारे पास है अल्फा 17 बीटा एस्ट्राडायोल, 17 बीटा एस्ट्राडायोल, 17 बीटा एस्ट्राडायोल। अब ये देखें, अब ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होते जाएंगे। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे पास प्रमोट करता है किस चीज़ को, इम्प्लांटेशन को, मतलब बर्थ को प्रमोट करता रहता है और कंसीवमेंट में भी अहम किरदार अदा करता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन, LH प्रोजेस्टेरॉन और ये जो ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन है, ये सब मिलकर किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, बर्थ के लिए जो फिटस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है कि अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता तो फिर क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, फर्टिलाइजेशन, देखें अगर हमारे पास ओविडक्ट में मौजूद जो एग है इसके साथ स्पर्म नहीं मिलता तो ये क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम के साथ क्या होगा, अब हम वो प्रोसेस देख रहे हैं। अगर तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता तो हमारे पास जो कार्पस ल्यूटियम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम नाम देते हैं ल्यूटियोलाइसिस। इस प्रोसेस के थ्रू ल्यूटियोलाइसिस, ल्यूटियोलाइसिस। अब सेल्स को कैसे पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई और ल्यूटियोलाइसिस का प्रोसेस होना है या नहीं होना। अब हम देखेंगे कि जो अगर 4 दिन तक, जो ओव्यूलेशन के 4 दिन तक अगर हमारे पास फ्यूजन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो जो एंडोमेटीरियम है, एंडोमेटीरियम ओवरी की वॉल में एक एंडोमेटीरियम है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक खास तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, खास तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या नाम देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मौजूद होते हैं एंडोमेटीरियम के ऊपर। किसके ऊपर, एंडोमेटीरियम, एंडोमेट्रियम, इसके ऊपर मौजूद होते हैं खास तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं इनको स्पेशली हम कहते हैं F2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। अब ये क्या करेंगे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा हैं ये ब्लड के थ्रू जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे,
ब्लड, ब्लड के थ्रू जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम के पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास। अब इनके रिसेप्टर्स कॉर्पस ल्यूटियम के पास मौजूद हैं, किसके, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा के। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के पास आएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम के पास आएंगे और उन्हें मैसेज पहुंचाएंगे कि आपने नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस के लिए कोई काम किरदार अदा नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द प्रोसेस ऑफ ल्यूटियोलाइसिस जाएगा। जब इसमें ल्यूटियोलाइसिस होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कॉर्पस एल्बिकन्स में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में। कॉर्पस एल्बिकन्स के बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स पे कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ओवरी फिर यूटिलाइज करती है अपने नेक्स्ट किसी काम के हवाले से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ओव्यूलेशन किस तरह होती है। जब ओव्यूलेशन होती है तो उसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा कि ओव्यूलेशन का प्रमोट करने के लिए LH हार्मोन इन्वॉल्व होता है। LH क्या करेगा, एंट्रम क्रिएट करेगा, एंट्रम से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, उससे एग रिलीज होगा, एग लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होगा। वो किसके थ्रू बाहर जाएगा, एक स्टिग्मा के थ्रू, किसके पास पहुंचेगा, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई मोटाइल स्ट्रक्चर है, वो से ले आएगी ओविडक्ट के पास। ओविडक्ट के पास जब ले आएगी तो ओविडक्ट में या तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है हमारे पास तो जो ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन है वो ब्लड के थ्रू जाएगा किसके पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास, और उसे मैसेज कन्वे करेगा कि आपने मेंटेन रहना है। वो अपनी मेंटेनेंस के लिए क्या करेगा, जो उसके पास मौजूद ग्रेनुलोसस सेल्स हैं वो एंड्रोजन्स को प्रोजेस्टेरॉन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब प्रोजेस्टेरॉन एक फैमिली ऑफ हार्मोन्स है, हमने देखा था फैमिली ऑफ हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन शामिल हो सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और 17 बीटा एस्ट्राडायोल। ये डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं। और हमने भी देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उसमें क्या होगा, ल्यूटिलाइसिस का प्रोसेस होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा। अब एंडोमेटेरियम के पास अगर हमारे पास क्या होता है, कंसीवमेंट के लिए जो जाइगोट है वो नहीं जाता एंडोमेटेरियम के पास तो 4 दिन तक, फर्टिलाइजेशन की 4 दिन तक, तो जो एंडोमेटेरियम है उसके ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा हार्मोन मौजूद होता है, जो ब्लड के थ्रू जाता है किसके पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास। कॉर्पस ल्यूटियम को मैसेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियोलाइसिस का प्रोसेस शो करता है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में तब्दील होता है और फिर वो बेसिक एलिमेंट्स में तब्दील हो जाता है, जिसे और यूज कर लेती है अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए इस तरह से। और ये जो हमने बात की थी यहाँ पे कि कॉर्पस ल्यूटियम किन किन सेल्स पे मुश्तमिल होता है, तो उसमें हमने देखा था ग्रेनुलोसा सेल, जिसे हमने लार्ज ल्यूटियल सेल्स का नाम दिया, थीका सेल्स जिन्हें हमने स्मॉल ल्यूटियल सेल्स का नाम दिया। अब देखें जो थीका सेल्स हैं वो भी डायरेक्टली प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल होती है। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर ल्यूटियल कैरोटिनॉइड्स मौजूद होते हैं कि जो कि येलोइश कलर देते हैं। इसी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर है उसका जो कलर है वो येलो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें से किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसको डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा फर्टिलाइजेशन के हवाले से। फर्टिलाइजेशन हमने बचपन से सुना है कि फ्यूजन ऑफ एग्स एंड गैमीट्स, ये डेफिनेशन दुरुस्त है, मगर ये इतनी सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होगा। थैंक यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।